दोस्तों, मैं योगी आप सभी का इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ईसीआई द्वारा हाल ही में जो हमारे फॉर्म्स अवेलेबल थे लाइक फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 जो कि नए वोटर्स को रजिस्टर करने के लिए, वोटर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्टिंग के लिए, नाम डिलीट करने के लिए, किसी प्रकार के ऑब्जेक्शन के लिए जो हम अलग अलग फॉर्म्स का यूज़ करते आ रहे हैं, उन फॉर्म्स में कुछ आवश्यक संशोधन किए गए हैं। कुछ नए फॉर्म्स जोड़े गए हैं, कुछ फॉर्म्स को जो ऑलरेडी प्रचलन में थे उनको हटा दिया गया है, कुछ फॉर्म्स को हटाकर मर्ज करके एक सिंगल फॉर्म बना दिया गया है। और इन सब का जो गरुड़ा ऐप के माध्यम से जो हम बीएलओ साथी यूज़ कर रहे थे वह वहाँ पर कैसे रिफ्लेक्ट होंगे, कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो, कहीं पर कुछ नहीं समझ में आया हो, तो इस वीडियो के बीच में हमारे हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। आप उस नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्या पूछ सकते हैं और साथ साथ हमारे वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी साथी इस प्रक्रिया से भली भांति परिचित हो सके, जो भी संशोधन है उनके बारे में जान सकें। वीडियो को आप बिना स्किप करें पूरा देखें, जिससे कि आपके कोई भी स्टेप्स ना छूटें और किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। अक्सर हम करते हैं वीडियो को जल्दी जल्दी बढ़ा के देख लेते हैं, पर ऐसे में कुछ ऐसी स्टेप्स मिस हो जाती है। पर जब हम फील्ड पे काम करने उतरते हैं तब हमें लगता है कि यार ये क्या था। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करें बस एक बार देख लें, उसके बाद आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को पहले मैं जो चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो जो चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस के बारे में बात करूंगा। फिर इसके बाद ईसीआई ने हमें इन चेंजेस को देखने के लिए, कौन कौन से चेंजेस हुए हैं उसके ऊपर हैंड्स ऑन करने के लिए गरुड़ा ऐप का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल भी विकसित किया है। अभी तक आप सभी बीएलओ बंधु गरुड़ा ऐप को के माध्यम से जो भी कार्य करते आए हैं, वह एक लाइव ऐप है। उस पर जो भी काम किए जाते हैं वह हमारे सर्वर पे अपलोड होते हैं। उस पर हम किसी प्रकार की टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकल्स नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक टेस्टिंग ऐप दिया गया है। यह टेस्टिंग ऐप यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड दिया गया आपको इसको स्कैन करके भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक डायरेक्ट लिंक दी गई है, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी इस टेस्टिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेस्टिंग ऐप जो हमारे नए बीएलओ बंधु हैं जिन्होंने अभी तक गरुड़ा ऐप पे काम नहीं किया, उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा। इस ऐप की जो भी क्या क्या चेंजेस हैं, वर्किंग है, उसको एक्सप्लेन हमने वीडियो के आखिरी में किया गया है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको लास्ट में ही मिलने वाली है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। क्योंकि आप जो मैक्सिमम काम करने वाले हैं वो गरुड़ा ऐप के माध्यम से करते हैं बीएलओ बंधु, तो इसलिए इसको आप अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, अपने जितने भी बीएलओ साथी हैं, जिससे कि उन सभी लोग इस प्रक्रिया से वाकिफ हो सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। फिर हम गरुड़ा ऐप की ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा कि कहाँ से इंस्टॉल होगा और कौन कौन से ऑप्शंस उसमें दिए गए हैं, ठीक है। ये जितने भी फॉर्म्स में चेंजेस किए गए हैं, जो भी आवश्यक संशोधन हुए हैं, वह सब 1 अगस्त 2022 1 अगस्त 2022 से लागू कर दिए गए हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो फॉर्म 6 है वह इंक्लूजन ऑफ नेम इन रोल एज ए न्यू इलेक्टर। फॉर्म 6 जो नए वोटर्स रजिस्टर होंगे उनके लिए ही यूज़ किया जाएगा। पहले जो शिफ्टिंग में भी यूज़ किया जाता था वह अब नहीं होगा, वो शिफ्टिंग फॉर्म 8 के द्वारा ही किया जाएगा। फॉर्म 7 किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है, किसी प्रकार का कोई डिलीटेशन है, मगर कोई नाम हटाया जाना है तो उसके लिए फॉर्म 7 यूज़ होगा। फॉर्म 8
पहले फॉर्म 8 केवल जो बेसिक डेमोग्राफिक डेटा था उसमें चेंजेस के लिए यूज होता था, पर अब फॉर्म 8 4 अलग अलग कैटेगरीज के लिए यूज होगा, लाइक शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, करेक्शन अगर किसी तरह का है, नाम, लिंक, रिलेशन टाइप, रिलेटिव्स, इनमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस हैं तो भी फॉर्म 8 यूज होगा। इशू ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक कार्ड, जो आपका इपिक कार्ड है उसमें उसको रिप्लेसमेंट करना है। रिप्लेसमेंट किस कारण से होगा? या तो आपका इपिक कार्ड है वह गुम हो गया हो, चोरी हो गया हो। अगर गुम हुआ या चोरी हुआ तो उस केस में आपको उसकी एफआईआर की कॉपी अटैच करनी होगी। और क्या कारण हो सकता है कि भाई बारिश में खराब हो गया हो, बह गया हो पानी में, आग में जल गया हो, मतलब इस तरह की कोई नेचुरल घटना में हुआ तो इस केस में आपको कोई किसी तरह की एफआईआर की आवश्यकता नहीं होगी। या फिर हो सकता हो कि ईपी कार्ड की इंक घिस गई हो, कार्ड धुंधला हो गया हो, इस तरह का केसेस में आपको कोई किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करना होगा। पर गुमने की कंडीशन, चोरी होने की केस में आपको उसकी एफआईआर लगानी होगी। रिक्वेस्ट टू मार्क एज पीडब्ल्यूडी वोटर्स, अब फॉर्म 8 में जो भी पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं उसको मार्क करने के लिए फॉर्म 8 का यूज किया जाएगा। जो फॉर्म 6B है ये नया ऐड किया गया और हमारा जो अभी हाल फिलहाल जो लक्ष्य है वह फॉर्म, जो हमारा फोकस है वह 6B पे होगा। हमारे जितने भी वोटर्स हैं उनका सत्यापन करना। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें आधार सीडिंग का जो कार्य करना है वह फॉर्म 6B के माध्यम से होगा। यह 6B आपको ऑफलाइन में भी फॉर्म अवेलेबल होगा। आप अपने जो जितने भी वोटर्स हैं उन 6B के माध्यम से भी डेटा कलेक्ट करने के पश्चात आप गरुड़ा ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर मतदाता स्वयं वोटर हेल्पलाइन ऐप, NVSP आदि इन पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी कर सकता है। ठीक है, ये किस तरह का 6B दिखेगा, ऑफलाइन फॉर्म कैसा होगा, ऑनलाइन कैसा होगा, ये इस वीडियो में बताया गया है। तो इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बिना स्किप करे आगे अंत तक देखते चलें। ये एक लाइव ऐप होगा, वो अभी मैं आपको इसमें उपयोग करके बताऊंगा कि किस तरह से लाइव ऐप आपको यूज करना होगा। जो हमारे फॉर्म 6 हैं, इन जो आपने पहले 6 करा था, अब आपके उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं और वह जो चेंजेस हुए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो जो चेंजेस हुए हैं वो काफ़ी मैंडेटरी हो चुके हैं। वो फील्ड्स ऐसे हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर वो बिना भरे आप फॉर्म जमा करते हैं तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, इसलिए आप पूरा ध्यान से देखेंगे। यह आप, जैसा कि मैंने बताया था कि बीच में नंबर जारी किया जाएगा, आप ये नंबर है, इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, जरूर हेल्प की जाएगी। चलिए तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म 6 में पहले क्या था और अब क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, पहले फॉर्म 6 में आधार संख्या के लिए कोई स्थान नहीं था। अगर अब आप जो नए वोटर्स को रजिस्टर कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप नए वोटर्स के लिए फॉर्म 6 भर रहे हैं तो आपको 6B भरने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि 6B का मेन उद्देश्य है मतलब जो एग्जिस्टिंग वोटर्स है उसका सत्यापन करना या उसमें आधार शेडिंग का काम करना। पर चूंकि इसमें फॉर्म 6 में ही आधार के लिए हमें नया फील्ड दे दिया गया है, अब हम जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आधार संख्या जोड़ी जाएगी। पहले जो हमारे पास एज उसमें मेंशन करते थे, दो फील्ड दिए जाते थे कि यहाँ तो आप उसके अप्रोक्स उम्र भरते थे कि 22 साल, 19 साल, 25 साल इस तरह से, और या फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन कर देते थे। पर अब जो अप्रोक्स एज वाला है वह फील्ड हटा लिया गया है, अब आपको उसकी जन्म तिथि ही लिखना होगी। पहले तहसील, तालुका, मंडल आदि की जानकारी नहीं होती थी, अब इसके लिए नए फील्ड ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, पहले विकलांगता से संबंधित केवल मार्किंग होती थी, पर अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर दिए गए हैं।
अब आपको जो भी दिव्यांगता जब मेंशन करेंगे तो उसका परसेंटेज आपको मेंशन करना होगा। इसका फायदा ये होगा कि पहले हम केवल पीडब्ल्यूडी वोटर रजिस्टर करते थे, पर उनके लिए जो हमारी प्रॉपर फैसिलिटीज उस मतदान केंद्र पे होनी चाहिए थी, कौन कौन सी सुविधाएं उनके अकॉर्डिंग चाहिए थी। बहुत बार होता था केवल हमने कि कोई फिजिकल दिव्यांगता मार्क की है, पर पता चलता था कि उसकी जो डिसेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती थी। केवल हमने रैंप की व्यवस्था कर दी, पर वहाँ पे हो सकता है उसे व्हील चेयर की जो आवश्यकता थी, या फिर हो सकता हो किसी से ऐसे अटेंडर की आवश्यकता होती थी। तो यह परसेंटेज जो मेंशन होगा उससे उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर एक प्लानिंग करने के लिए सुविधाजनक होगा। इसमें आप उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, पर ये जो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे ये मैंडेटरी नहीं है। आप किसी मतदाता को ये नहीं बोलेंगे कि आपको उसका सर्टिफिकेट लाना ही होगा, आप ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। जो हमारी विवाहित महिला आवेदक के मामले हैं उसमें संबंध जो रिलेटिव्स में पति के नाम का उल्लेख अधिमान्यत किया गया है, ठीक है। कुछ और जो पॉइंट जोड़े गए हैं, वो जो हमारा थर्ड जेंडर था, तृतीय लिंग है, उसमें जो अभिभावक हेतु अनाथ या गुरु का विवरण भी अब उसमें दिया जा सकता है, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि हमारे जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं उसमें प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन भी अब दिया गया है, ठीक है। कुछ लाइनें और भी ऐड की गई है। त्वरित सेवाओं हेतु उल्लेखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया जाना। जो डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपलोड कर रहे हैं, अगर आप वह सेल्फ अटेस्टेड होंगे या फिर जो ऑफलाइन फॉर्म्स हैं उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएं तो सेल्फ अटेस्टेड होंगे, तो जो डिलीवरी ऑफ सर्विस है वह स्पीड अप होगी, हो मतलब उसमें त्वरित सेवाओं का लाभ मिलेगा। अगर इन केस जो भी डॉक्यूमेंट्स हम नीचे जो लिस्ट दी गई है उसके डेट ऑफ बर्थ के लिए या उसके एड्रेस के लिए, अगर वह एड्रेस प्रूफ नहीं दे पा रहा है जो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे लिस्ट में है, तो ऐसे केस में मौका मुआयना करके सत्यापन का कार्य किया जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो आयु संबंधित होंगे उसमें जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं या 12वीं की अंक सूची जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, भारतीय पासपोर्ट। अगर इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है, अगर कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध व्यक्ति करवाता है तो ऐसे केस में उसे ईआरओ एआरओ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एड्रेस की। बिजली, पानी, गैस कनेक्शन आदि का बिल, आधार कार्ड, राष्ट्रीय अनुसूचित बैंक डाकघर वर्ग की वर्तमान पासबुक, पासबुक भी हो सकती है, भारतीय पासपोर्ट, राजस्व विभाग से जारी किसी प्रकार का कोई अभिलेख हो, रेंट एग्रीमेंट हो। इसमें कुछ पॉइंट्स जो स्पेशल हैं, विद्यार्थी या तो अपने माता पिता या ऐसे हॉस्टल के स्थान पर जहां वे साधारणतः निवास करते हैं नामांकन करा सकते हैं। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि कोई प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो वर्तमान साधारण निवास के संबंध में आवश्यक मौका सत्यापन किया जाएगा। मान लीजिए इन केस वह एड्रेस प्रूफ नहीं दे पाता है उसके वर्तमान एड्रेस का, तो उसका मौका सत्यापन किया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। निर्वाचक नामावली के डेटाबेस में आधार नंबर दर्ज करना। जैसा कि हमने बताया कि अभी हमारा जो तात्कालिक उद्देश्य है वह है हमारा निर्वाचक नामावली के डेटाबेस में आधार नंबर दर्ज कराना। प्रत्येक नागरिक का आधार नंबर निर्वाचक नामावली के डेटाबेस में दर्ज करना, इसके लिए प्रारूप 6 अर्थात 6B आपको यूज करना होगा। और इस आधार सीडिंग का मकसद क्या है? जो वोटर्स लिस्ट है उसमें मतदाताओं का सत्यापन करना, और जो वोटर्स
का नाम डुप्लीकेट है या डुप्लीकेसी है, उस डुप्लीकेसी या जो एरर है उसको रिमूव करना हमारा मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो 6 भी इस तरह का एक फॉर्म होगा जो आपको ऑफलाइन फॉर्म भी दिया जाएगा। जो बीएलओ साथी चाहते हैं कि वो पहले डेटा कलेक्शन कर लें उसके बाद वो सब कार्य करें, तो आप ये फॉर्म 6 बी के माध्यम से डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको आधार नंबर, निर्वाचक का हस्ताक्षर, निर्वाचक का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब मैंडेटरी है। ध्यान रखें, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, आपको उसमें डालना ही होगा। आधार नंबर नोट करते वक्त ध्यान रखें पूरे 12 अक्षर हैं, पूरा 12 अक्षर बाकायदा आप उसके आधार कार्ड को देखकर नोट करें। अगर आपने आधार नंबर नोट करने में किसी प्रकार की कोई गलती की है तो जब आप आधार नंबर एंटर करेंगे तो वह एरर देगा, क्योंकि इस ऐप में गार्बेज वैल्यू या गलत नंबरों को अलाउ नहीं करेगा ये। जैसा कि हम पहले देखते आए हैं कि बहुत सारे कुछ फॉर्म्स ऐसे होते थे जिसमें हम 0011 ऐसा कोई एक नंबर डालकर हम आगे बढ़ जाते थे, पर यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए इन केस कोई व्यक्ति बोलता है कि भैया हमारे पास तो आधार कार्ड नहीं है, क्या करें? तो ये 11 दस्तावेजों की एक सूची दी गई है। इस सूची के अनुसार कोई एक डॉक्यूमेंट उसे अपलोड करना होगा, जैसे मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, शासकीय कर्मचारी को जारी सेवा परिचय पत्र, सांसद विधायक एमएलसी को जारी कार्यालयीन परिचय पत्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक आइडेंटिटी कार्ड। इस तरह के कोई 11 जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर वो आधार की जानकारी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है तो उस केस में उसमें कोई एक दस्तावेज उसे उपलब्ध कराना होगा। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान देने योग्य। मतदाता द्वारा आधार नंबर नहीं दिए जाने पर नाम विलोपित नहीं होगा। आधार नंबर संग्रहण वैकल्पिक है, यह ऑप्शनल है। अगर वह नहीं देता है तो जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई उसमें से कोई एक दे सकता है। हमारे सभी बीएलओ साथी इस बात पे एक विशेष ध्यान देंगे, आधार नंबर की जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगी। जो भी आप अपने मतदाताओं से जो आधार कार्ड की जानकारी कलेक्ट करेंगे वह कहीं भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। आपको उनका संधारण प्रॉपरली करना होगा। जो आधार नंबर विभिन्न के माध्यम से संग्रहित होंगे उसके प्रथम 8 डिजिट को मास्क किया जाएगा जब इंटर किया जाएगा उसमें वोटर आईडीज में। तो जहाँ पर भी मान ली कहीं पर ये डॉक्यूमेंट्स में आपके आधार नंबर शो होंगे, वहाँ पर ये शुरू के सारे आधार नंबर मास्क किए जाएंगे। मतलब जैसा आपने देखा हो क्रॉस 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 दिखे, लास्ट के 4 डिजिट ही विजिबल होंगे। अब हम बात करते हैं फॉर्म 7 की। फॉर्म 7 में पहले जो कोई आपत्ति लेता था किसी के नाम इंक्लूजन पे या कोई किसी का नाम विलोपित करवाना चाहता था, डिलीट कराना चाहता है, तो उसमें कोई रीज़न नहीं पूछा जाता था, केवल बस डिलीट का फॉर्म भर के दे दिया जाता था और हमारे द्वारा बिना किसी कारण के उसका नाम डिलीट कर दिया जाता था। जिससे कि बहुत बार होता था कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम डिलीट हो जाता था जो एक्चुअल में व्यक्ति अवेलेबल है, वो वोट डालना चाहता था, पर वह किसी कारणवश उसका नाम हट गया और यह भी नहीं पता चलता था कि किसने फॉर्म भर के जमा कर दिया, और उसके काफ़ी एलिगेशंस होते थे। अब इन चीज़ों से ये एलिगेशंस से निजात पाने के लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस ऐड किए गए हैं कि अब जब जिसका भी नाम हटाना है या किसी तरह की कोई आपत्ति है तो उसका कारण मेंशन करना होगा कि भैया मृत्यु हो गई, व्यक्ति अवयस्क है, अनुपस्थित स्थायी रूप से स्थानांतरित है, पहले से नामांकित है, यहाँ भारत का नागरिक ही नहीं है। किसी ने किसी का नाम हटाने के लिए कहा कि ये व्यक्ति मृत है। पिछले कुछ समय में ऐसा कुछ इश्यूज हुए हैं कि व्यक्ति जीवित है परंतु मृत बताकर उसका नाम हटा दिया गया। तो ऐसे केस में जब किसी व्यक्ति को मृत्यु के आधार पे उसका नाम हटाया जाएगा तो उसका मृत्यु
डेथ सर्टिफिकेट मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करने का पहले विकल्प नहीं था, परंतु अब उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ठीक है। अब जो हमारा फॉर्म 7 है उसमें 3 कैटेगरियां हो गई है। मतदाता द्वारा नामावली में पूर्व में दर्ज किसी अन्य मतदाता के नाम, मतलब अगर आपको किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन है या किसी का नाम डिलीट करवाना है तो वह व्यक्ति जो आवेदक है वह खुद भी मतदाता होना आवश्यक है। ठीक है, वह मतदाता होना आवश्यक है। ठीक है। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में नाम को स्थानांतरण करने पर पूर्व के अनुसार की जाने वाली विलोपन की कार्रवाई इस प्रारूप से अब नहीं की जाएगी। प्रारूप 7 के अंतर्गत मतदाता का मोबाइल नंबर दर्ज करने की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। जो हमारा फॉर्म 8 है, जो कि पहले यूज होता था व्यक्तिगत विवरण के सुधार के लिए, जो डेमोग्राफिक डेटा था, लाइक उसका नाम है, लिंग है, जन्म तिथि, आयु, संबंध, इस तरह की जो जानकारी होती थी उसके संशोधन के लिए हम फॉर्म 8 यूज करते थे। पर अब फॉर्म 8 को व्यापक विस्तार कर दिया गया है। जो फॉर्म 8A यूज होता था उसको हटाकर अब इसमें एक सिंगल फॉर्म बना दिया गया है। फॉर्म 8 में अब मोबाइल नंबर के सुधार की अनुमति इसमें दी गई है। आवास का स्थानांतरण निर्वाचन क्षेत्र के बाहर हो या चाहे अंदर हो, मतलब एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में हो या एक ही विधानसभा के अंदर उसका स्थानांतरण हुआ है, शिफ्टिंग हुई है, उसके लिए फॉर्म 8 यूज होगा। बिना सुधार के ईपिक को प्रतिस्थापित करना, डुप्लीकेट ईपिक इशू करवाने के लिए भी फॉर्म 8 यूज होगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि इसके कई कारण हो सकते हैं। गुम गया, चोरी हो गया, उस केस में हमें एफआईआर की कॉपी लगेगी। पर मान लीजिए कहीं बारिश में, किसी आग में गुम हो के खराब हो गया है, या फिर आप किसी उसकी इंक धुल गई है, टूट मुट गया है, इस तरह के केसेस में आपको किसी कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी वोटर्स के परसेंटेज आप यहाँ पे मार्क कर पाएंगे। ठीक है। मोबाइल नंबर कंपलसरी कर दिया गया है। आप अपने आवेदक का हो, मतलब एप्लीकेंट का हो या उसके किसी रिश्तेदार का हो, पर वह मोबाइल नंबर जरूरी होगा। आवेदक का आधार नंबर भी आपको एंटर करना होगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान देने योग्य हैं, ध्यान रखें। आठ क से किए जाने वाले स्थानांतरण एक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब मतलब जो 8 क था उसको हटा दिया गया, अब केवल फॉर्म 8 ही होगा। उसमें चाहे विद इन एसी हो या आउटसाइड एसी हो, जो भी उसकी शिफ्टिंग है वह एक ही फॉर्म से हो जाएगी। ठीक है। सुधार से संबंधित फॉर्म 8 पीडब्ल्यूडी वोटर्स, फॉर्म 8 किसी तरह का चेंजेस, फॉर्म 8 अगर डुप्लीकेट ईपी कार्ड इशू करना है तो भी फॉर्म 8 ही यूज होगा। अब हम बात करते हैं कि जो नया ईपी कार्ड है उसमें क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो न्यू वोटर ईपी कार्ड जनरेट होकर आएगा वह कुछ सिक्योरिटी फीचर्स होंगे उसमें, और ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से डायरेक्ट ही जो मतदाता है उसके घर के पर प्राप्त होगा। इसकी एक नई खासियत और है, ये जो हमारे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे हॉरिजॉन्टल आपने देखे होंगे उस तरह का कार्ड अब इशू होगा। पहले जो ईपी कार्ड थे हमारे वह वर्टिकल मतलब लंबवत होते थे, पर अब ये हॉरिजॉन्टल वाले, पैरेलल वाले होंगे। इसमें किसी प्रकार क्यूआर कोड शामिल किया जाएगा या होलोग्राम शामिल किया जाएगा।
फिर कहेगा कि भैया जो पोस्ट ऑफिस से ईपी कार्ड डिलीवरी होगी, इन केस अगर वहाँ तक नहीं इशू पहुँच नहीं पाया या फिर व्यक्ति नहीं मिला तब क्या होगा। तो ऐसे कार्ड जो होंगे वह निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से होते हुए बीएलओ के द्वारा वितरित किए जाएंगे। ठीक है। अब नया ईपी कार्ड कैसा होगा वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख रहे होंगे अब इस तरह के ईपी कार्ड आपको इशू किए जाएंगे। आप देख रहे होंगे काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पर एक होलोग्राम लगा है, होलोग्राम मेंशन किया गया है यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह के कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं हम कुछ फीस के बारे में भी। हमारे कुछ बीएलओ साथी हैं, सुपरवाइजर्स ने पूछा था कि इससे फीस से संबंधित क्या है इस पर नया नियम। तो मतदाता परिचय पत्र बनाए जाने हेतु 1 अगस्त 2022 के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। डुप्लीकेट रिप्लेसमेंट ईपी के संबंध में प्रारूप 001 को समाप्त कर दिया गया है। यह व्यवस्था अब नवीन प्रारूप 8 में ही उपलब्ध है। तो ये थे हमारे जो जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में फॉर्म 6 में, 7 में, 8 में और 6 भी जो इंक्लूड किया गया है उसके बारे में। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा टेस्टिंग भैया कि ये चेंजेस हुए हैं वो बीएलओ को कहाँ दिखेंगे। ठीक है, हमने सुन लिया, पर ये दिखेंगे कहाँ। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अब टेस्टिंग पे। टेस्टिंग ऐप की हमने हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। खास तौर पे जो हमारे नए बीएलओ साथी है जिन्होंने कभी गरुड़ा ऐप पे काम नहीं किया उनके लिए टेस्टिंग ऐप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें हैंड्स ऑन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उस ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इस जो टेस्टिंग ऐप है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके भी आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इससे जुड़े हुए दूसरे वीडियोस प्राप्त हो सके। चलिए, तो अब इस ऐप को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और इंस्टॉल करने के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आप अपने मोबाइल नंबर डालेंगे और पासवर्ड में डालेंगे आप इसका पासवर्ड ट्रेनिंग। ठीक है, इस तरह का ये आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको फॉर्म 6 कितने मिले हैं, फॉर्म 7 कितने आए हैं, फॉर्म 8 कितने आए हैं, ये इनका स्टैटिक्स आपको यहाँ पे दिखेगा। पिछले 7 दिन में कितने फॉर्म्स आए हैं और 7 दिन से पहले आए फॉर्मों की संख्या कितनी हुई है, ये आपको डैशबोर्ड यहाँ पे दिखेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी इस टेस्टिंग ऐप को यूज़ करने के लिए आप वो ध्यान दें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपके वोटर्स की लिस्ट दिख रही है 503, 508। एक बार आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये जो ईपिक नंबर है, ये ईपिक नंबर आप 1-2 ईपिक नंबर अपने डायरी में नोट कर लें, क्योंकि अब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कोई एक ईपिक नंबर तो हमें एंटर करना होगा जिससे देखकर हम उस पर ये हमारे प्रोसेस कर पाएँ। ठीक है, तो मैं कोई एक ईपिक नंबर ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, आप नोट कर लीजिएगा डायरी में। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो हमारे नए बीएलओ साथी उनको बता दूँ, इसका मेन्यू के लिए ये 3 जो बार बनी हुई है यहाँ से हमारे इसके जितने ऑप्शंस होंगे वो हमें दिखेंगे। मैंने इस पर क्लिक करा, पहला ऑप्शन है फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ के बारे में पहले मैं एक वीडियो जारी कर चुका हूँ। इस ऐप ऑप्शन का यूज़ हमारे जो पोलिंग स्टेशन है उनमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लाइक वहाँ पर रैंप है कि नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं है। यहाँ पर आपको लिखना कुछ भी नहीं होता, बस ये नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल इस पर टिक करना होता है।
और लास्ट में दिए गए अपडेट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारा जो मेन मकसद है, फॉर्म्स। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, पहले यहाँ फॉर्म्स में आपके पास फॉर्म 6 है, 8 है, ये सब बहुत सारे ऑप्शंस आते थे, पर अब हमारे पास केवल 4 ऑप्शन है और एक ये नीचे 6B। 6B हमारा इस समय मेन जो मकसद है हमारा वो है 6B, अर्थात हमारे जो वोटर्स हैं उनका सत्यापन करना, या फिर आप इसे कहें आधार सीडिंग के नाम से आप। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं 6B के बारे में बात कर लूँ। मैंने 6B पे क्लिक करा, यहाँ से आप लेट्स स्टार्ट करेंगे। ये आपसे पूछेगा डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आईडी नंबर, क्या आपके पास जिस भी व्यक्ति का आधार सीडिंग करने जा रहे हैं उसका इपिक नंबर अवेलेबल है। यस तो आप यस पे टिक कर देंगे, और नहीं है तो नीचे वाले नो पे कर देंगे। मैं यहाँ पर यस पे करता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट, यहाँ पर मैं इपिक नंबर पेस्ट किया, फेच डिटेल पे क्लिक करूँगा। ये जो फेच डिटेल है इस पर क्लिक करूँगा और ये प्रोसीड करूँगा। तो यह व्यक्ति की जानकारी मुझे मिल गई है। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ये यहाँ पर आप देख पाएंगे उसकी सारी डिटेल्स। यहाँ पर उसको आधार नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। मान लीजिए मैं कोई भी 12 अक्षर यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, अगर इन केस उसका आधार अवेलेबल नहीं है तब आप इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, पर अभी मेरे पास आधार अवेलेबल है तो मैं आधार नंबर मैंने इंटर किया। मोबाइल नंबर पे आप देख रहे होंगे स्टार लगा है, मतलब ये मैंडेटरी है, बिना मोबाइल नंबर के आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एप्लीकेंट का नहीं है तो उसका आप किसी रिलेटिव का नंबर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। प्लेस लिया मैंने, अब मैं जैसे डन करता हूँ तो आपने देखा होगा यहाँ एक मैसेज दे रहा है प्लीज इंटर वैलिड आधार नंबर। देखिए मैंने 12 अक्षर यूज कर लिए हैं, परंतु ये मैंने मन से ही कोई 12 नंबर इंटर कर दिया तो इसलिए यह समस्या दे रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब हुआ आप आधार नंबर सही इंटर करेंगे तभी आपकी प्रोसेस हो पाएगी। अगर आधार व्यक्ति नहीं देना चाहता है तो आप इस पे करेंगे, यहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस देता है तो ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ उसकी फ़ोटो आपने उसकी फ़ोटो खींच लेंगे, या गैलरी से भी ले सकते हैं फ़ोटो। मैंने फ़ोटो कैप्चर करी, यस करा, और ये ओके करा, और ये मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ये डन। अब इस तरह से आपको उसका प्रीव्यू दिखेगा, आप इसे कंफर्म कर देंगे, ये आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्म 6 की, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे हम।
ये फॉर्म 6 सेलेक्ट किया मैंने। लेट्स स्टार्ट। यस आई एम अप्लाइंग फॉर फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट। देखिए अब यहाँ पर आपको आधार नंबर मैंडेटरी कर दिया गया है, मतलब आधार नंबर मैंडेटरी नहीं, मतलब आधार नंबर का फील्ड दे दिया गया है। पहले ये फील्ड नहीं होता था। अगर अब आप नए वोटर्स को रजिस्टर करेंगे तो अगर आप आधार इंटर कर देंगे तो आपका बाद में आधार सीडिंग का काम आपको नहीं करना होगा। अगर वो आधार नंबर नहीं है तो इस पर आप टिक करेंगे, अगर है तो आप कल आधार नंबर इंटर कर देंगे। पर मैंने जैसे आपको बताया आधार नंबर यहाँ पर वैल्यू चेक की जाएगी, कोई गार्बेज वैल्यू या फिर आप फेक आधार नंबर डालकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे डेट ऑफ बर्थ ली मैंने, आधार नंबर मैंने कोई भी एक वैल्यू, अब देखिए जैसे मैं आगे बढ़ने के लिए किया तो ऊपर लिखा हुआ आ गया प्लीज इंटर वैलिड आधार नंबर, अर्थात आप फेक आधार नंबर इंटर नहीं कर सकते हैं, आपको करेक्ट आधार नंबर इंटर करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसमें करेक्ट आधार नंबर डालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये अपलोड पिक्चर्स हैं, यहाँ पे जो भी जो मतदाता है उसकी फ़ोटो अपलोड करेंगे, अपलोड पिक्चर पे क्लिक करेंगे, आप गैलरी या वहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं। मैंने अपलोड पिक्चर पे क्लिक करा, मेरे गैलरी में रखी हुई है फ़ोटो, मैंने मान लीजिए ये मेरी फ़ोटो थी, मैंने इसको ले लिया। मैं क्रॉप कर सकता हूँ चाहे जितना। ठीक है, मेल फीमेल यहाँ पर आप थर्ड जेंडर मान लीजिए फीमेल लेते हैं या थर्ड जेंडर लेते हैं तो इस तरह से आप, ठीक है, यहाँ मैंने नाम लिख दिया। आप यहाँ जो विशेष ध्यान देंगे, नाम का ऑप्शन है तो केवल यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लिखेंगे, सर नेम के लिए अलग से कॉलम दिया है। अक्सर हमने बहुत सारे फॉर्म्स में देखे हैं गलती करते हैं, ऊपर नाम में भी लिख दिया मन योगी, यहाँ पर भी सरनेम में भी सरनेम लिख दिया, तो फिर क्या होता है ऐसे केस में 2 बार उसका सरनेम लिखा हुआ आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, मतलब यहाँ पहला प्रथम नाम, यहाँ पे उसका सरनेम। बस मैं रीजनल पे क्लिक करूँगा, अपना आप ही कन्वर्ट हो गया है। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, अगर एप्लीकेंट का नहीं है तो आप उसके रिलेटिव का आधार मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी अगर अवेलेबल है तो ठीक है, ऑप्शनल है। डिसेबिलिटी, देखिए जो इसमें चेंजेस हुआ है वो देखने लायक ये है। मैंने लोकोमोटिव किया तो यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर आपको उसका परसेंटेज मेंशन करना होगा, बिना उसके आगे नहीं बढ़ेगा। उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगाना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं भी लगाते हैं तो आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। रिलेशन टाइप फादर या मदर है, वाइफ है, जो भी है, उनका अगर ईपिक नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे उसका ईपिक नंबर डालेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने। ये एड्रेस आपको फुल एड्रेस लिखना है, क्योंकि ये जो एड्रेस आप डालेंगे उसी एड्रेस पे बाय स्पीड पोस्ट ईपिक कार्ड भेजा जाएगा, इसलिए आप एड्रेस सही साथ डालें। ऐसा ना हो कि कुछ तो भी एड्रेस डाल दें और पता चले बाद में वहाँ पर एड्रेस सही नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अभी मैं केवल टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ तो इसलिए मैं कुछ भी एड्रेस डाल रहा हूँ, आप इसको कॉपी बिल्कुल ना करें।
जैसा मैंने बताया था कि इसमें अब तहसील, तालुका, मंडल का भी ऑप्शन दे दिया गया। अब आप एड्रेस प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वह सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी विलेज हैं वो डाल के आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको उसका प्रीव्यू दिखेगा और ये कंफर्म कर देंगे, ये रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाए। तो कुल मिला के ये था कि इसमें फॉर्म 6 में जो चेंजेस हुए वो मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म 6 भी पहले बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे फॉर्म 7 की। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है कि इसमें आपको एप्लीकेंट का भी इपिक नंबर लगेगा और जिसका नाम पे ऑब्जेक्शन है और जिसका डिलीट करना है उसका भी लगेगा। यस आई हैव, मैंने किया, इपिक नंबर डाला। ये एप्लीकेंट है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। ये जो नंबर है डू, मैंने कहा यस, तो किसका है ये, प्लीज इंटर एप्लीकेंट वोटर आईडी। जो भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन ले रहा है या किसी का डिलीट का फॉर्म भर रहा है उसका वोटर आईडी यहाँ पे इंटर करना है, ना कि जिसका ऑब्जेक्शन है या डिलीट करना है। ठीक है, ये फेच डिटेल पे क्लिक करता हूँ मैं, प्रोसीड करूँगा। ये व्यक्ति जो एप्लीकेंट है उसकी डिटेल आ गई है। ये आवेदक की है, ना कि जिस पे ऑब्जेक्शन लिया गया डिलीट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लिक किया। अब यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, रिक्वेस्ट फॉर डिलीटेशन, ऑब्जेक्शन ऑन इंक्लूजन या सेल्फ डिलीटेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब मैं उसका ठीक है, जिसका मुझे डिलीट करना दिया, जिस पर ऑब्जेक्शन था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसका पार्ट नंबर इंटर करना होगा। जिसे मैंने उसको नेक्स्ट करा तो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि भैया ऑब्जेक्शन या डिलीट का रीजन क्या है, कि या तो व्यक्ति डेड है, मर चुका है, या अंडर एज है, एब्सेंट है, या ऑलरेडी इनरोल्ड है। जैसे कि हमने डेट सेलेक्ट करा था, आप ये देख रहे होंगे नीचे लिखा है अटैच प्रूफ ऑफ डेथ है, उसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। मान लीजिए मैं दूसरा कोई ऑप्शन लेता हूँ, आप देखेंगे वो नीचे से वो हट गया है। अगर डेड वाला है तो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, अपलोड पे क्लिक करके आप फोटो उसकी अपलोड कर देंगे और उसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्म 7 जो डिलीट और ऑब्जेक्शन पे डिपेंड है, ये आप इससे कर लेंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमें वीडियो के नीचे दिए कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पे भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब हम जल्दी से आ जाते हैं हमारे फॉर्म 8 पर। 8 पे क्लिक कर रहेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 4 ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। ठीक है, और यहाँ फिर मैंने कहा शिफ्टिंग मतलब चाहे विद इन एसी हो या आउटसाइड एसी हो। करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, अगर जो भी उसका नाम, पता, उसके लिंक, फोटो, मोबाइल नंबर, इनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव करना हो तो तब भी फॉर्म 8 भराएगा।
अगर ईपिक रिप्लेसमेंट करना है, रिप्लेसमेंट किसी कारण से हो सकता है, ईपिक गुम गया हो, गुमने और चोरी होने की स्थिति में एफआईआर लगेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं लगेगा। फिर रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। शिफ्टिंग, लेट्स स्टार्ट। यस आई हैव वोटर आईडी, उसका वोटर आईडी नंबर डालेंगे, फेच, नेक्स्ट, ये जो एग्जिस्टिंग है वो उसकी डिटेल आ जाएगी, आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ उसका आधार नंबर डालना होगा, आधार नंबर जैसा कि मैंने बताया गार्बेज वैल्यू नहीं चलेगी, आपको ओरिजिनल नंबर आपको एंटर करना होंगे, उसके बिना अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। यहाँ पर उसका आप जो एड्रेस नया आया है शिफ्टिंग के लिए भर रहे हैं, तो आप यहाँ एड्रेस भर देंगे पूरा, और कौन से चाहे विद इन एसी हो चाहे आउटसाइड एसी हो, उसमें यही डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। और जो भी डॉक्यूमेंट से एड्रेस नया चेंज हुआ उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इस तरह से आप ये शिफ्टिंग के लिए इसका यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। फॉर्म्स, फॉर्म 8, ये अब मैं आपको बता देता हूँ रिप्लेसमेंट वाला। अगर ईपी कार्ड रिप्लेसमेंट कराना हो, प्रोसीड, नेक्स्ट। आधार नंबर अगर नहीं डालेंगे तो आपको इस पर टिक करना होगा, मोबाइल नंबर मैंडेटरी होगा, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपसे जो कार्ड पूछा है कि लॉस्ट, लॉस्ट के केस में देख होंगे लिखा हुआ रहा है अटैच कॉपी ऑफ एफआईआर, ठीक है। और नहीं तो अगर ये आप दूसरा ऑप्शन ले लेंगे तो एफआईआर की जरूरत नहीं है, म्यूटिलेटेड में भी नहीं है, पे ये टिक करना है, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ प्लेस, और ये डन, प्रीव्यू कन्फर्म, ठीक है। इस तरह से आप ये सारे करेक्शन कौन कौन से हुए हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। ये ट्रेनिंग ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, इसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दी गई है। किसी तरह कोई कठिनाई हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी के कंसेप्ट क्लियर हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको इससे जुड़े हुए समस्त वीडियोस मिल सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।